हाय गाइस, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईटी सेक्टर में क्या चल रहा करंटली और फ्यूचर कैसा होगा आईटी सेक्टर का। तो अगर आप इन्वेस्टर है आईटी सेक्टर में या आप आईटी सेक्टर में अगर जॉब करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो पहले देखते हैं आईटी सेक्टर में पिछले एक साल में कैसा परफॉर्म किया इंडियन आईटी कंपनीज ने। देखिए, टीसीएस ने एक साल में 32% डाउन है, वही इन्फोसिस लगभग 20% डाउन है, एचसीएल टेक 11% डाउन है और विप्रो 5% डाउन है। जब आप ये इंडिया का ये टॉप कंपनीज देख रहे हो कि कंटिन्यूअस एक साल में इतना ज्यादा डाउन है, तो आपको लग रहा होगा कि आईटी सेक्टर में स्लो डाउन है। लेकिन जब यही में थोड़ा सा रिसर्च करके यूएस कंपनीज के बारे में देखे तो ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि मेटा पिछले एक साल में 40% अप है, माइक्रोसॉफ्ट लगभग 19% अप है और अल्फाबेट जो गूगल का पेरेंट कंपनी है वो भी 19% अप है। जब मैंने थोड़ा सा और डीप डाइव किया इंडियन कंपनीज के ऊपर तो देखा कि परसिस्टेंट भी 9% अप है, कोफोर्ज भी लगभग 40% अप है। इस डेटा से ये पता चल रहा है कि पूरा आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बड़ी कंपनीज में प्रॉब्लम है जो पुराना लेगेसी टाइप का काम कर रहे थे उनके साथ, जो बहुत एजाइल टाइप का काम करते हैं, जो कंपनीज इमीडिएट एक्शन लेते हैं, उन लोग में ये प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये डेटा इसका सेल्स में भी शो होता है, क्योंकि टीसीएस का पिछला 10 साल का अगर डेटा देखें सेल्स का ग्रोथ में तो सिर्फ 10% का ग्रोथ है और पिछला 12 मंथ में सिर्फ 5% ग्रोथ है। सेम इन्फोसिस का अगर देखेंगे तो पिछला 10 साल में 12% का ग्रोथ दिखा रहा, 3 साल में 10% और पिछला 12 मंथ में सिर्फ 7% का। एचसीएल में भी 10 साल का सिर्फ 14% से लेके 11%, 3% और सिर्फ 1 साल का 7% ग्रोथ है। और विप्रो का तो थोड़ा बुरा हाल है। 10 साल में ये सेल्स का ग्रोथ सिर्फ 7% से ग्रो हुआ है। 5 साल में 8%, 3 साल में 4% और पिछला 12 मंथ में कोई ग्रोथ ही नहीं है इस कंपनी में। लेकिन जैसे हम लोग देखें कि शेयर प्राइस में परसिस्टेंट अच्छा परफॉर्म किया और वो सेल्स का ग्रोथ में भी दिखता है। 10 साल में 20% से ये ग्रो किया है, 5 साल में 27%, 3 साल में 28% और लास्ट 12 मंथ में ये 22% से ग्रोथ किया। और कोफोर्ज में तो ये 10 साल में 18%, 5 साल में 24% और 3 साल में 23%, लेकिन लास्ट 1 ईयर में ये 45% से इसका सेल्स में ग्रोथ हुआ है। सो जो डेटा शेयर प्राइस में शो हो रहा, वो बैलेंस शीट में भी वो डेटा दिख रहा है। अब देखो प्रॉब्लम क्या-क्या है इस कंपनी के साथ, क्यों ये कंपनीज़ ग्रो नहीं कर पा रही है। सबसे पहला है लोअर सैलरी ग्रोथ। आप अगर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये सब कंपनीज़ का अगर देखोगे तो लोगों का माइंडसेट ये बना हुआ है कि ये सब कंपनीज़ में ज़्यादा फायरिंग तो नहीं होता है, लेकिन सैलरी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो इसको एज़ अ गवर्नमेंट जॉब की तरह लोग टीसीएस को देखते हैं। इसका प्रॉब्लम देखो 1-2 साल में इसका प्रॉब्लम नहीं पता चलता, लेकिन जब 10 से 15 साल तक ये कंटिन्यू फॉलो होता है तो इसका प्रॉब्लम काफ़ी भयंकर होता है। क्योंकि सोचो एक टीम में अगर 10 लोग हैं और उसमें से कोई अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो अपना लाइफ में बहुत आगे ग्रो करना चाहता है, ऑब्वियसली वो हाई स्किल बंदा होगा, तो उसको ज़्यादा सैलरी ग्रोथ चाहिए। और जब वो ये कंपनी सैलरी ग्रोथ उस लेवल का नहीं देगा, तो ऑब्वियसली वो छोड़ के चले जाएँगे। तो 1 साल जब एक हाई स्किल बंदा छोड़ा, नेक्स्ट ईयर एक और छोड़ेगा, उसके आगे एक और छोड़ेगा। तो धीरे-धीरे जब लंबे टाइम तक इसको फ़ॉलो करते हैं, तब वो टीम पे बस जब लो स्किल वाले बंदा है, वही बच जाते हैं। और फिर स्टार्ट होती है गंदा पॉलिटिक्स। जो आईटी में बोला जाता है ऑफ़िस में बहुत गंदा पॉलिटिक्स खेला जाता है, वो इसी तरह लो स्किल पीपल ही ऐसा गंदा पॉलिटिक्स करते हैं। जिसके पास स्किल होता है, वो पॉलिटिक्स बर्दाश्त नहीं करते, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो कंपनी के पास जब इस तरह का लो स्किल वाले लोग भर गए हैं, तो उसके बाद उसको फायरिंग करना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि लो स्किल का काम जो है वो ऑलरेडी एआई कर दे रहा। रिपिटेटिव काम जो है, छोटे-मोटे कोड लिखना, छोटे-मोटे क्या अच्छे लेवल का कोड भी अब एआई लिख देता है। तो अब ये लो स्किल एम्प्लॉयी का ज़रूरत है नहीं। इसीलिए आप देखोगे जो कंपनी कभी फायर नहीं करता, टीसीएस जैसा कंपनी, वो भी 12,000 लोगों को फायर कर रहे हैं। 12,000 तो ये टीसीएस बोल रहा है, लेकिन उसका एम्प्लॉयी ने प्रोटेस्ट किया कि 30,000 लोगों को ये लोग निकाल रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग का देश में ये नॉर्मल है। कहीं भी एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है तो 50 लोग मरता है तो पेपर में 5 लोग 10 लोगों का ही बोला जाता है। और कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है, बैलेंस शीट में वो प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, तभी वो शेयर प्राइस भागेगा और तभी इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाएँगे। दूसरा ये सब कंपनी के साथ प्रॉब्लम है लैक ऑफ इनोवेशन। या तो ये कहना थोड़ा गलत होगा, इसकी जगह मुझे ये कहना चाहिए कि लैक ऑफ इंटेंशन ऑफ डूइंग इनोवेशन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ देखिए, इंडिया में हम लोग का ड्रीम इलेवन, रमी सर्कल इस तरह का ऐप है, या ज़ीरोधा का जो काइट है या ग्रो है, ये सब काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऐप है। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए एक-एक मिलीसेकंड्स में डेटा अपडेट होना चाहिए। इतना कॉम्प्लेक्स तरीका से ये काम करता है, सोचो। और ये अपडेट सिर्फ़ 1-2 डिवाइसेज़ में नहीं, करोड़ों डिवाइस में हो रहा। इतना फ़ास्ट तरीका से ये काम हो रहा। पर इस लेवल का डेवलपर भी है हम लोग पास जो ऐसा ऐप्स डेवलप कर सकें। लेकिन हम लोग का आईआरसीटीसी का ऐप काम नहीं करता ठीक से, डाउन हो जाता है, बैंकिंग ऐप्स डाउन हो जाता है। हम लोग का खुद के पास वो सोशल मीडिया नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं है। जबकि ये सब ऐप्स काफ़ी सिंपल है कंपेयर टू ये ट्रेडिंग ऐप्स का कॉम्प्लेक्सिटी को अगर देखा जाए तो। तो इससे ये शो होता है कि इंटेंशन इन लोग का नहीं है इनोवेशन करने का,
क्योंकि ट्रेडिंग ऐप में कॉम्पिटिशन कम है इंडिया में। अगर सोशल मीडिया का ऐप चाहिए व्हाट्सएप जैसा, फेसबुक जैसा, तो उसका कॉम्पिटिशन डायरेक्ट होगा यूएस का फेसबुक के साथ या व्हाट्सएप के साथ। तो अभी एक ऐप लॉन्च भी अगर कर दे कोई कंपनी, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि कितना लोग उसको यूज़ करेंगे। तो ये रिस्क कोई कंपनी लेना नहीं चाहता। दूसरा एक इंटरेस्टिंग डाटा आया इनोवेशंस के ऊपर कि हम लोग का देश में इनोवेशंस का गैप कितना ज़्यादा है। एआई पे जो इनोवेशंस हुआ है, इंडिया के पास सिर्फ 3.7% पेटेंट है। यूएसए के पास 14% पेटेंट है। और आप ये सुन के ये शॉक हो जाओगे, चाइना के पास 70% एआई का पेटेंट है। तो आज चाइना जिस जगह पे है, फ्यूचर में एआई में भी वो रूल करेगा। लेकिन इंडिया में इन्वेस्ट कितना हुआ एआई पे? पिछला 10 साल में सिर्फ $11 बिलियन इन्वेस्ट हुआ है। चाइना में ये हुआ 119 बिलियन और यूएसए में ये हुआ 471 बिलियन। तो चाइना ने ये प्रूव करके दिखाया कि कम इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेटेंट है उसके पास। आज हमारा कंपनीज एआई को लेके बात कर रही है, लेकिन एआई पे काम इस आज से 15 से 20 साल पहले यूएस ने स्टार्ट किया था और इंडिया अब स्टार्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो रेस ऑलरेडी हार चुके हैं। और तीसरा जो हम लोग का कंट्री वाइज़ ये प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क टेकर। आज भी इंडिया में हम लोग मेक इन इंडिया इतना बातें करते हैं या स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, लेकिन आज भी एंटरप्रेन्योर को वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को दिया जाता है। तो यहाँ जो भी रिस्क लेना चाहता है, चाहे वो कंपनी के अंदर भी ये कल्चर फॉलो होता है कि कोई अगर एम्प्लॉयी बहुत रिस्की कुछ इनोवेशन करने का कंपनी के पास अगर प्रपोज़ल लेके जाता है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है मोस्टली, क्योंकि उसमें फंडिंग का ज़रूरत पड़ेगा। कंपनी वही पुराना ओल्ड तरीका से चलाना चाहता है और ज़्यादातर अगर ये कंपनीज़ को आप देखोगे, चाहे वो इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, ये आप सेकंड जनरेशन इसको रूल कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन जिसने ये सब कंपनीज़ को बनाए थे, वो ऑलमोस्ट कंपनी से अब बाहर हो चुके हैं। और इंडिया में ये देखा गया कि जो फैमिली बिज़नेसेस है, वो थर्ड जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन आते-आते वो खत्म हो जाता है वो कंपनी। बहुत कम ही कंपनी है जो ये फैमिली लेगेसी को कंटिन्यू कर पाता है। तो अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको क्या करना चाहिए? तो एज़ ए इन्वेस्टर आपको अपना कंपनी पे मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग देखें कि ये सेक्टर वाइज़ प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ कंपनीज़ के साथ प्रॉब्लम है। कोफोर्ज ने भी 40% रिटर्न दिया, लेकिन टीसीएस ने -40% रिटर्न दिया। दोनों ही आईटी का ही कंपनी है, लेकिन दोनों में अलग स्ट्रैटेजी फॉलो होता है। आप जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पर्टिकुलर उस कंपनी में फ़ोकस रखिए। ये इंडस्ट्री वाइज़ प्रॉब्लम नहीं है। इस स्लो डाउन के बावजूद भी बहुत सारा कंपनीज़ ने अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिखाया है। और अगर आप इंजीनियर हैं, तो आपको अभी फ़ोकस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। क्योंकि अब वो टाइम खत्म हो चुका है कि फ्रंट एंड के लिए कोई और इंजीनियर होगा, बैक एंड के लिए कोई और इंजीनियर होगा और डेवऑप्स या डिप्लॉयमेंट के लिए कोई डेवऑप्स टीम होगा आपके लिए। आप सिंगल इंजीनियर को सारे काम करना है। उसे खुद ही क्लाइंट से बात करके रिक्वायरमेंट डिसाइड करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, फिर खुद ही उसको फ्रंट एंड भी डेवलप करना है, बैक एंड भी डेवलप करना है, फिर उसको डिप्लॉय भी करना है। इवन बहुत सारा जगह पे टेस्टिंग भी उसको खुद ही करना पड़ेगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो किसी एक स्किल पे आप इतना ज़्यादा हाइली क्वालिफाइड हो जाओ कि आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता। जैसे आप अगर बैक एंड डेवलपर हो, तो आपको आर्किटेक्ट लेवल का नॉलेज है, तो आपका जॉब सेफ है। या तो आपको सारे चीज़ों का एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप कोई कहीं भी आपको बैठा दिया जाए, आप उस पे काम कर सको। ऑब्वियसली एआई के हेल्प से। होप आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल गया आईटी सेक्टर में क्या अभी करंटली चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगर हम लोगों के साथ आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो हम लोग का वेबसाइट विज़िट कीजिए gullakfinance.com। थैंक यू।